क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और इस पाचन तंत्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है आज वो है अब पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, देखिए हमने भोजन के जो पाचन का जो तंत्र है उसमें अंगों के बारे में हमने देख लिया है कि भोजन है वो किधर से होता हुआ गुजरता है ना। सबसे पहले मुख गुहिका में, मुख गुहिका से फिर वो ग्रसनी, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। तो यदि क्रम देखें तो ये क्रम बढ़ रहा था, हमने देखा था मुख गुहिका, ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका, आमाशय, आमाशय के बाद में कहां पर आ रहा था भोजन? छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय जो इसका भाग ही माना जाता है बड़ी आंत का, और मलाशय से फिर गुदा से होता हुआ बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो यहां से तो ये भोजन का चलने का क्रम है ना, और इनमें पाचन भी होता है। अब आज हम देखेंगे कि इनमें जो पाचन हो रहा है वो एक तो कहां कहां पर हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का क्या होता है? पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ पर पचित होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां जो भोजन को पचाने का कार्य करती है। कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर, इन अंगों के अंदर कौन सी ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचक एंजाइम्स का स्त्रवण करती है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके, हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, अब देखो हमारे पाचन तंत्र में, यानी मनुष्य के पाचन तंत्र में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। अब लार ग्रंथि मिलती क्या है? ये मुख में मिलती है, मुख गुहिका में उपस्थित होती है लार ग्रंथियां, ये तीनों के तीनों। पहली है अधोजिह्वा ग्रंथि। अधो का मतलब होता है नीचे, जिह्वा यानी जीभ। जैसे नाम से पता चलता है कि यह लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि कहां पर? जिह्वा के नीचे, यानी जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है, 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां होती है मुख गुहिका के अंदर। तो पहली हो गई आपके अधोजिह्वा। जो अधोजिह्वा लार ग्रंथि होती है वो जीभ के जस्ट क्या होती है? नीचे स्थित होती है। दूसरी होती है अधोजंब, अधोजंब ग्रंथि। यह ग्रंथि मध्यम आकार की होती है। मध्यम आकार की होती का मतलब क्या है? क्योंकि 3 प्रकार की होती है, अधोजिह्वा, अधोजंब और एक होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, है ना, जो कि कान के नीचे स्थित होती है और वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो ये जो अधोजंब ग्रंथि होती है, ये दोनों, इन दोनों के क्या होती है? इन दोनों से मिडिल साइज की होती है, ना बड़ी होती ना छोटी होती है। ठीक है, तो ये ग्रंथि मध्यम आकार की होती है तथा ये कहां पर पाई जाती है? तथा यह ग्रंथि
ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े, ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े के संधि स्थल पर पाया जाता है, संधि स्थल पर पाई जाती है। जहां पर ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा आपस में मिलते हैं, उस स्थान पर ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा जहां पर आपस में मिल रहे हैं, वहां पर ये अधोजंग ग्रंथि पाई जाती है। और इसका आकार कैसा होता है? मध्यम आकार की होती है ना, मध्यम आकार की होती है। मध्यम आकार की का मतलब क्या है कि यह जो अधोजंग ग्रंथि होती है वो अधोजीवा ग्रंथि से तो बड़ी होती है, लेकिन जो तीसरी ग्रंथि हम पढ़ेंगे कर्णपूर्व ग्रंथि, उस ग्रंथि से छोटी होती है। तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वह है आपके कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि। तो यह ग्रंथि कान के नीचे, कान के नीचे स्थित होती है। कान के नीचे स्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है ना। तो इस प्रकार तीन ग्रंथियां हमने पढ़ी, अधोजीवा, अधोजंग और कर्णपूर्व। ये तीन लार ग्रंथियां मुख्य भूमिका के अंदर उपस्थित होती हैं। अधोजीवा ग्रंथि क्या होती है? ये जीभ के जस्ट नीचे स्थित होती है, ठीक। और फिर है अधोजंग ग्रंथि, ये ऊपरी और निचले जबड़े के संधि स्थल पर, जहां पर ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं, वहां पर ये अधोजंग ग्रंथि पाई जाती है। और ये मध्यम आकार की होती है, अर्थात यह कर्णपूर्व ग्रंथि से तो छोटी होती है और अधोजीवा ग्रंथि से बड़े आकार की होती है। तीसरी है आपके कर्णपूर्व ग्रंथि, ये कान के नीचे पाई जाती है और ये लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखो, अब ये तो हमें पता है कि ये जो लार ग्रंथियां हैं, अधोजीवा, अधोजंग और कर्णपूर्व, ये क्या स्त्रावित करेंगी? लार स्त्रावित करती हैं, ठीक है। तो लार ग्रंथियों द्वारा लार का श्रवण किया जाता है। इसका लार का श्रवण किया जाता है, लार का सेक्रेशन किया जाता है इन लार ग्रंथियों के द्वारा। लार ग्रंथियों पर नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम जो मनुष्य के नियंत्रण वाला पार्ट है, कंका वाला पार्ट, उसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो लार ग्रंथियां हैं कितनी, कब लार आनी है शरीर के अंदर, मुंह के अंदर लार कब आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, उस सब का नियंत्रण क्या कौन करता है? लार, ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है वो करता है। जैसे हम देखा होगा, अच्छा भोजन हम देखते हैं, हमारे मनपसंद का भोजन यदि हम देखते हैं कहीं पर, यदि हमारे सामने उपस्थित होता है, तो अनायास ही हमारे मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है, लार आ जाती है। तो उस लार का मुंह में आना ये कौन नियंत्रित करता है? ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक। अब लार में होता क्या है जो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? लार इतनी भोजन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्या क्या चीज होती है लार के अंदर? तो देखो, लार के अंदर, लार में एक तो जल होता है, एक एंजाइम है टाइलिन नामक एंजाइम, और एक मुख्य रूप से लाइसोजाइम, तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये दो मुख्य प्रकार से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। साथ साथ क्या है? जल भी है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड भी होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये चीजें लार में उपस्थित होती है। जल,
टाइलिन, लाइसोजाइम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये चीजें लार के अंदर उपस्थित होती है। यानी ये जल, टाइलिन, लाइसोजाइम, NaCl, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये लार के क्या होते हैं? संघटक होते हैं। लार के अंदर ये चीजें मिली हुई होती हैं। अब देखो काम क्या है, तो टाइलिन है, ये तो क्या है? भोजन को पचाने का काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइलिन ये क्या करता है। ये टाइलिन जो मुख्य गुहिका के अंदर जो भोजन आता है, हमने बात की थी भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन। जब हम अपना पहला जब ग्रास जैसे ही मुंह में डालते हैं और जब उस ग्रास के साथ में लार आकर मिल जाती है, तभी से माना जाता है कि इस लार के अंदर क्या है? टाइलिन है, और टाइलिन भोजन का पाचन करना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार से टाइलिन क्या हो गया? टाइलिन मुख में उपस्थित भोजन का पाचन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइलिन एक प्रकार से पाचक एंजाइम्स हो गया। ठीक है। लाइसोजाइम क्या करेगा? देखो लाइसोजाइम, अब ये जो टाइलिन का तो हमें पता चल गया कि टाइलिन भोजन को पचित कर रहा है, स्टार्च को पाचन करता है टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करेगा? तो लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? वो नष्ट कर देता है। तो दोनों का अलग काम है, टाइलिन का अलग काम है। टाइलिन का काम तो क्या है? भोजन का पाचन करना, और लाइसोजाइम है वो हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। इस प्रकार ये आपके पाचक ग्रंथि हो गई, पहली लार ग्रंथि, है ना। अब यदि भोजन के अंदर लार नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। एक तो देखो भोजन लार से क्या चीज हो रही है? लार ग्रंथियों से अगर जो लार निकलती है उससे भोजन में एक तो भोजन का पाचन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये टाइलिन है, टाइलिन ये क्या कर रहा है? वो स्टार्च का पाचन कर रहा है। भोजन के अंदर मुख के अंदर रखते ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये पाचन हो रहा है, फिर एक ही क्या करता है? भोजन को लस-लसा बना देता है ना। लस-लसा बना देता है। यदि लस-लसा नहीं बनेगा भोजन, है ना, तो फिर आगे भोजन को गुजरने में क्या होगी? परेशानी होगी। आगे भोजन आसानी से गति नहीं करेगा। यदि यहाँ पर भोजन लार मुख में जो लार ग्रंथियां हैं वो आकर यदि भोजन के साथ में आकर नहीं मिलेंगी तो फिर भोजन लसलसा नहीं होगा, लुगदी के रूप में नहीं होगा, और भोजन को आगे जो क्रमकुंचन गति हो रही है या अन्य प्रकार की जो गति के द्वारा भोजन आगे जा रहा है, या देखो ग्रसनी में फिर ग्रसिका, वहां से छोटियां, इस प्रकार आगे से आगे बढ़ रहा है ना, तो ये लार ग्रंथि से निकली हुई लार भोजन की आकर मिलती है तो भोजन को चिपचिपा बना देती है, लसलसा बना देती है, ताकि फिर वो आगे आसानी से गति कर सके। एक तो ये है, और एक ये है कि भोजन का अच्छी तरीके से जो पाचन है वो कर देता है लार ग्रंथियों की लार। अब है आगे देखो, आगे पाचक ग्रंथि में आती है आपके यकृत यानी लीवर। ठीक है, तो यकृत की सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं। यकृत की उत्पत्ति भ्रूण की एंडोडर्म से होती है। किससे होती है? एंडोडर्म से। ठीक है, और इसका भार है या वजन है, भार या वजन लगभग कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी इसका वजन होता है लीवर का। ठीक है, 1.2 से 1.5 केजी इसका वजन होता है, थोड़ा भारी होता है ये। और यदि इसकी स्थिति की बात की जाए कि भाई ये कहां पर स्थित होता है, तो यकृत
उदरीय गुहा में दाईं तरफ डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ना, कहां पर है? डायफ्राम के नीचे की तरफ ये स्थित होता है और उसकी कौन से डायरेक्शन में? दाईं ओर स्थित होता है यकृत। और इसकी उत्पत्ति भ्रूण की एंडोडर्म से होती है। इसका वजन 1.2 से 1.5 केजी होता है। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत है। जो लीवर है वो शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी हमने देखा था, उस समय चित्र में देखो, मैं बनाया भी था मैंने कि इस प्रकार ये यकृत था। यहाँ पर ये यकृत स्थित था, यहाँ पर है ना। और यकृत के नीचे फिर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये अमाशय था, है ना। ग्रसनी, ग्रसिका और फिर यकृत, अमाशय, ये हमने चित्र बनाया था। तो ये यकृत है, ये शरीर की क्या होती है? सबसे बड़ी। यदि ग्रंथियों की बात की जाए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब यकृत के नीचे एक हरे थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के नीचे ही यहाँ पर एक हरी थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? ये तो हो गया आपके यकृत। और तो जो थैलीनुमा संरचना होती है, उस थैलीनुमा संरचना को हम कहते हैं पित्ताशय। पित्त की थैली भी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में पित्त की थैली बोलते हैं, तो ये होता है पित्ताशय। यकृत के ये नीचे पाई जाती है और इसका हरे रंग की एक थैलीनुमा संरचना होती है। अच्छा, एक चीज हम और देखना है कि जो यकृत है, यकृत 2 पालियों से मिलकर बनता है। कितने? 2 पालियों से मिलकर बनता है। पाली यानी 2 पिंडक से। जैसे इस प्रकार मान लो ये आपके यकृत है, तो इस प्रकार ये 2 पालियां, एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, है ना। हाँ, है एक ही पार्ट है ये, लेकिन बीच में थोड़ा सा इसमें एक विभेदन भी है। तो कह सकते हैं यकृत 2 पालियों से मिलकर बनता है। एक दाईं पाली व बाईं पाली, है ना। 2 पालियों से मिलकर बनता है, दाईं पाली और एक बाईं पाली। जो दाईं पाली होती है, ये दाईं पाली, और ये क्या हो गई आपके बाईं पाली। जो दाईं पाली होती है वो बड़ी होती है और बाईं पाली कैसी होती है? छोटी होती है। ध्यान रखना, दाईं पाली बड़ी तथा बाईं पाली छोटी होती है। अब यदि हम दाईं पाली की बात करें, तो दाईं पाली को 2 और पालियों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सी पालियों में? एक है कोडेट और एक है क्वाड्रेट, है ना। हालांकि वैसे इसको 2 ही जो 2
पालियों में विभक्त माना गया है, दाईं पाली और बाईं पाली। लेकिन यदि हम आगे भी इसका विभाजन देखें तो ये जो दायां पार्ट है यकृत का या दाईं पाली है वो भी दो पालियों से मिलकर बनी है। और कौन सी है? क्वाड्रेट और क्वाड्रेड। ये एक तो हो गई क्वाड्रेड और दूसरी हो गई क्वाड्रेट। ये दो पालियों से मिलकर बनी हुई होती है दाईं पाली। और दाईं पाली क्या होती है? बाईं पाली से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो यकृत है, यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहा जाता है। अब पित्ताशय में होता क्या है? पित्ताशय में पित्तरस होगा। पित्ताशय में पित्तरस होता है। क्या होता है? पित्ताशय में पित्तरस होता है। और पित्तरस मतलब इसके अंदर ये पित्तरस उपस्थित होता है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है? ये पित्तरस उपस्थित होता है। अब पित्तरस में क्या होता है? पित्तरस में एक तो पित्त वर्णक तथा पित्त लवण उपस्थित होते हैं। यहां पर ये जो आपको पित्ताशय दिखाई दे रहा है जो कि यकृत के नीचे है, एक हरी थैलीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है आपके पित्त रस। और ये पित्त रस दो चीजों से मिलकर बनता है, पित्त वर्णक प्लस पित्त लवण। यानी पित्त लवण भी होते हैं पित्त रस के अंदर और पित्त वर्णक भी उपस्थित होते हैं। यदि हम पित्त वर्णक की बात करें, पित्त वर्णक अभी आगे से आगे है इसके अंदर। पित्त वर्णक दो प्रकार के होते हैं। पित्त वर्णक, इन दो पित्त वर्णक होते हैं। एक होते हैं आपके बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। दो प्रकार के पित्त लवण या पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है इसके अंदर? पित्त लवण भी पाए जाते हैं। अब आगे देखिए आप कि जो पित्तरस है, पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है। जो पित्तरस बनाया ना आपके पित्त वर्णक से और पित्त लवण से, इन दोनों की जो प्रकृति होती है मिक्स से, वो कैसे होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। यानी ये जो भोजन है जो ग्रसिका से आ रहा है ना, मान लो तो अम्लीय है तो उस अम्लीय भोजन को ये क्षारीय भोजन के रूप में बदल देंगे। यानी इनकी जो प्रकृति है वो क्षारीय प्रकार की होती है और ये भोजन को भी क्षारीय बना देते हैं। अब क्या होता है कि यकृत से एक वाहिनी निकलती है, यकृत वाहिनी। ठीक है। और पित्ताशय से भी एक सामान्य पित्त वाहिनी निकलती है और दोनों आपस में मिल जाती है ना। यकृत से एक वाहिनी निकलेगी, सामान्य वाहिनी। और आपके पित्ताशय है, पित्ताशय से भी एक वाहिनी निकलेगी। और दोनों वाहिनियां, यकृत से निकली हुई यकृत वाहिनी, पित्ताशय से निकली हुई पित्त वाहिनी, दोनों आपस में जाकर एक जगह जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है और मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करती हैं, सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती है। और इस पित्त वाहिनी को, सामान्य जो पित्त वाहिनी बनती है दोनों के मेल से, यकृत और पित्ताशय से, उसे क्या कहते हैं? सामान्य पित्त वाहिनी कहते हैं, या कोलोडक्स भी से डक्टस कोलोडक्स भी कहते हैं। अब क्या है आगे देखो, यकृत से निकली एक सामान्य वाहिनी तथा पित्ताशय से निकली एक वाहिनी
आपस में मिलकर एक सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण करते हैं। सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण करते हैं। इसे डॉक्टस कोलोडॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डॉक्टस कोलोडॉक्स क्या हो जाएगा कि यकृत से एक मान लो सामान्य वाहिनी निकली है, ठीक है, पित्ताशय से भी एक सामान्य वाहिनी निकली है, और वो दोनों आपस में एक जगह आकर क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, और वो क्या कहलाती हैं? सामान्य पित्तवाहिनी कहलाती हैं, या डॉक्टस कोलोडॉक्स से हम कहते हैं। तो अब आगे देखिए, तो हमने देखा है कि एक सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण हो रहा है। सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण होता है किसके द्वारा? सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? एक यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी दोनों आपस में मिलकर सामान्य पित्तवाहिनी का, या डक्टस कोलोडॉक्स, है ना, क्या नाम था उसका? डक्टस कोलोडॉक्स। इसका वो क्या कर रहे थे? निर्माण कर रहे हैं दोनों आपस में मिलकर। अच्छा, ये जो सामान्य पित्तवाहिनी होती है, सामान्य पित्तवाहिनी ये क्या करती है? पित्तरस को लाती है, पित्तरस को गृहिणी में पहुंचाती है। ये काम है इसका, है ना। सामान्य पित्तवाहिनी पित्तरस को गृहिणी तक लाती है, गृहिणी तक पहुंचाती है, ठीक है। अब ये जो सामान्य पित्तवाहिनी है, सामान्य पित्तवाहिनी गृहिणी की एक भुजा के पास खुलती है, यानी गृहिणी तक आ रही है, और गृहिणी तक आने के बाद में गृहिणी की एक भुजा या गृहिणी के एक पार्ट के पास में आकर ये जो सामान्य पित्तवाहिनी है वो क्या हो जाती है? खुल जाती है, यानी वहां से वो अपना जो पित्तरस है वो छोड़ना शुरू कर देती है। तो सामान्य पित्तवाहिनी गृहिणी की एक भुजा के पास आकर खुल जाती है। जहां पर खुलती है, जहां पर यह वाहिनी खुलती है, वहां एक अवरोधिनी यानी स्पिंचर अवरोधिनी पाई जाती है, जिसे स्पिंचर ऑफ ओडाई नाम याद रखना, ओडाई, स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। जहां पर, है ना, जहां पर सामान्य पित्तवाहिनी आकर खुलती है वहां एक अवरोधिनी यानी एक कपाट पाया जाता है। अवरोधिनी का मतलब क्या होता है? कपाट पाया जाता है। तो इस कपाट को या इस अवरोधिनी को क्या कहते हैं? स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं, ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। काम किसे कहते हैं? जहां पर सामान्य पित्तवाहिनी गृहिणी के पास में आकर जिस भुजा के पास में खुलती है, उस भुजा पर एक कपाट पाया जाता है, एक अवरोधिनी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। अब ये जो यकृत है, यकृत का निर्माण पालियों या पिंडकों से होता है। पालियों से होता है, तो ये पालियां हैं, एक पाली ये है, ये बाईं पाली हो गई, ये दाईं पाली हो गई। तो यकृत का जो निर्माण है वो पालियों से होता है, या इनको एक नाम और भी दिया गया है, पिंडक, है ना, पिंडक। तो पालियों से निर्माण होता है या पिंडक से निर्माण होता है, अर्थात पिंडक यकृत की
संरचनात्मक इकाई होते हैं। ये जो पिंडक हैं वो यकृत की क्या हो गए, संरचनात्मक इकाई हो गई, क्रियात्मक इकाई भी आप मान सकते हो। तो यकृत का निर्माण किससे होता है, पालियों से होता है या पिंडकों से होता है। इन पिंडकों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं है ना, उन कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, अवकाश पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है यानी खालिस्तान पाया जाता है। ठीक है, इन पिंडकों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं में क्या होता है, बीच बीच में गैप पाए जाते हैं, बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं। इन अवकाशों में पाई जाने वाले, देखो अब यहां पर अलग कोशिकाएं होगी और इन अवकाशों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को जो अवकाश है, अवकाशों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, महाभक्षकाणु कोशिकाएं कहते हैं। अब नाम से ही पता चलता है महाभक्षकाणु कोशिकाएं मतलब जो कि किसी चीज का भक्षण करे। ठीक है, तो ये महाभक्षकाणु कोशिकाएं करती क्या है, महाभक्षकाणु कोशिकाएं जो आरबीसी होती है, पुरानी जो आरबीसी होती है, पुरानी आरबीसी का भक्षण करती हैं। रेड ब्लड कॉर्पस है ना, 120 दिन इनका हमने देखा ना कि आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन। तो जो पुरानी आरबीसी हो जाती है उन पुरानी आरबीसीयों का जो भक्षण है वो इन महाभक्षकाणु कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब जब महाभक्षकाणु कोशिकाएं हैं इन आरबीसी का जब भक्षण करती हैं, तो जब भक्षण करेगी तो इस भक्षण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, पित्तवर्णक का निर्माण होता है, पित्तवर्णक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक आपकी यकृत जो ग्रंथि थी, पाचक ग्रंथि है, और इसके बाद में हम अगली वीडियो पढ़ेंगे कि यकृत के कार्य क्या है, किस प्रकार यकृत कार्य करता है भोजन में, किस प्रकार ये पाचक में सहायक होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।